अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाटर रिसोर्सेज। वाटर क्योंकि हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे वर्ल्ड का, हमारे इन्वायरमेंट का, हमारे इकोसिस्टम का, यानी हमारी बेसिक नीड में आता है। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है और ये वैसे भी डेली लाइफ में भी हमारा इतना यूज़ है हमारे वाटर का कि हमें इससे रिलेटेड पढ़ना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि इसकी इम्पोर्टेंस का हमें पता चले, ताकि फिर हम इस तरह के वेज यूज़ करें जिससे हम वाटर को अपने प्रोटेक्ट कर सकें। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि आगे वाटर की जो हमारे पास शॉर्टेज हो जाएगी, तो तब हमें उसकी इम्पोर्टेंस का फिर हमें एहसास होगा। तो हमें ज़रूरत है कि हम अभी से इतने अच्छे तरीके से अपने इस वाटर को इस्तेमाल करें, क्योंकि ये एक हमारा बहुत ही कीमती रिसोर्स है कि हमारी आने वाली जो नस्लें हैं बेसिकली इसको सस्टेनेबिलिटी से इसको यूज़ करें, ताकि जो हमारी आने वाली नस्लें हैं वो इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें और उनके लिए भी अवेलेबल हो। ऐसा ना हो कि हम यूज़ करके इसको ख़त्म कर दें। तो वाटर जो है वो हमारे पास एक वाइटल रिसोर्स है, यानी एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, बहुत कीमती रिसोर्स है। वाटर इज एब्सोल्युटली फंडामेंटल टू लाइफ एज वी नो इट, यानी हम जानते हैं कि जो हमारे पास वाटर है वो एक फंडामेंटल ज़रूरत है, यानी एक बुनियादी ज़रूरत है। हम कहते हैं ना, हवा, पानी, आग, मिट्टी, ये एक इंसान की बेसिक यानी बुनियादी ज़रूरियात हैं। तो वाटर एक उन बुनियादी ज़रूरियात में से एक है। और वाटर जो है वो हमारी अर्थ सरफेस का ऑलमोस्ट 75% कवर करता है। और अगर उस 75% को हम वॉल्यूम की फॉर्म में शो करें, कि हम बताएं कि हमारी पूरी अर्थ के कितने वॉल्यूम पर, कितनी जगह पर पानी है, तो वो 1.4 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर्स होगा। A total volume of some 1.4 billion cubic kilometers of water covers 75% of Earth's surface, यानी 75% of अर्थ पे आपके पास पानी है। और उसको अगर वॉल्यूम की फॉर्म में शो करें तो उसको हम 1.4 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर्स कह सकते हैं। इसी तरह वो फर्दर बता रहे हैं कि आपके पास 75% पानी जो आपकी अर्थ पे मौजूद है, उसमें से जो आपके पास 97.5% जो आपके पास वाटर है वो सॉल्टी वाटर है। यानी टोटल अर्थ पे आपके पास जितना भी पानी मौजूद है उसका 97.5% सॉल्टी वाटर है, यानी नमकीन पानी है, जो कि ओशंस या सीज में मौजूद होता है, जो समुंदर में आपके पास मौजूद होगा। और वो सॉल्टी वाटर है और आप कभी भी सॉल्टी वाटर को पी नहीं सकते। वो आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत नुकसानदेह होगा, यानी जब आप उसको पिएंगे तो आपकी ज़ुबान को कड़वा भी लगेगा और आप हेल्थ वाइज भी आपको अंदर से आपके लिए मसले पैदा करेगा। यानी 100 में से 97.5% पानी जो है वो पीने के लायक नहीं है। पीने के लायक पानी कितना है, जो पानी हम पी सकते हैं या उसको हम अपनी फर्दर डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हैं, उसको हम फ्रेश वाटर कहते हैं। फ्रेश वाटर कहते हैं यानी वो 2.5% मौजूद है हमारे पास। 100% का अगर आप 97.5 माइनस करेंगे उसमें से तो 2.5 बचेगा। तो वो जो 2.5% है वो हमारे पास फ्रेश वाटर है, ऐसा वाटर है जिसको हम पानी के लिए, पीने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और अपने डिफरेंट दूसरे पर्पसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और उसका सॉल्ट कंटेंट कितना है, वो है लेस देन 0.1%। वो इतना कम सॉल्ट कंटेंट है, यानी उसमें नमकियात जो है वो इतनी कम है कि उसकी क्वांटिटी, उसकी वैल्यू कितनी है, 0.1%। 0.1% है, इसीलिए हम उसको पी सकते हैं। यानी जो भी पानी आप पी सकते हैं, पीने के लायक है, उसमें कितने सॉल्ट होंगे, उसमें कितनी नमकियात मौजूद होंगी, उसमें 0.1% मौजूद होंगी। और यही वो पानी है, दिस इज द वाटर, दिस इज द वाटर, यानी जो फ्रेश वाटर है 2.5% वाटर जो हमें अवेलेबल है, ये वो वाटर है जो कि ज़मीनी तौर पे जो जितने भी ज़मीन के ऊपर जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो सब इसको यूज़ कर रहे हैं और हम इंसान भी उसी पानी पर डिपेंड कर रहे हैं। बायोटा से मुराद क्या है? बायोटा से मुराद आपके पास ज़मीन पर जितने एनिमल्स एंड प्लांट्स मौजूद हैं
वो है एन इकोसिस्टम के पूरा सिस्टम में इकोसिस्टम जो आपका प्लांट से शुरू होता है। प्लांट्स फूड अपनी किस तरह बनाते हैं, क्योंकि वो पानी लेते हैं ज़मीन से, तो वो पानी जो है उनको पीने के लिए इकोसिस्टम का बेसिक पार्ट है, क्योंकि वो अपनी फूड उससे बना रहे हैं। तो ये जो स्लाइड है वो इस बात को एक्सप्लेन कर रही है कि वाटर जो है वो एक बहुत ज़्यादा वाइटल, बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। नेक्स्ट स्लाइड भी इसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रही है, जिसमें आपको ये एक्सप्लेन किया गया है कि वो जो 2.5% पानी जो कि फ्रेश वाटर है, उस 2.5 में से भी उसका 2.5 का आप 2/3% लें, तो वो आपके पास आइस केव्स में और ग्लेशियर्स में, यानी वो जमा हुआ है, वो बहता हुआ पानी नहीं है, या वो इस तरह का पानी नहीं है जो कि आप पी सके, बल्कि वो भी किस तरह है, वो पानी होगा कि उसमें नमकियात कम होंगे, आप उसको पी जरूर सकते हैं, लेकिन वो जमा हुआ है, यानी वो ग्लेशियर्स की फॉर्म में है, पोलर आइस केप्स की फॉर्म में है। तो जो पानी आपके पास लेक्स में मौजूद है, वेटलैंड्स में मौजूद है, रिवर्स में मौजूद है, ग्राउंड वाटर में मौजूद है, वो कितना है जो कि हम यूज कर सकते हैं, वो है 0.77%। यानी 2.5 में से 0.77% ही वाटर है जो कि हम यूज कर सकते हैं, जो कि या तो ग्राउंड वाटर में मौजूद होगा, ग्राउंड वाटर यानी जमीन से नीचे मौजूद होगा, जैसे हम घरों में अक्सर हम लोग मोटर लगाकर, अपने पंप लगाकर हम उसमें से पानी एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, वो होगा ग्राउंड वाटर। और जो हम रिवर से या अपने कैनाल से या किसी भी वाटर बॉडी से ले रहे हैं, वो सरफेस वाटर होगा, वो उनसे हम लेंगे तो वो भी हम उसको यूज कर सकते हैं, वो होगा 0.77%। ये टोटल दोनों मिलाकर होंगे ये सारी चीजें। अब इसको, इस पूरी बात को उन्होंने उसकी इंपॉर्टेंस को एक ग्राफ की फॉर्म में शो किया है, उन वैल्यूज को। ये जो ग्रीन पॉइंट है वो बता रहा है कि ग्रीन पॉइंट जो है वो आपके पास सॉल्टी वाटर है, जो कि बहुत ज्यादा है, जो कि 97.5% है। इसी तरह जो ब्लू शो कर रहा है, ब्लू क्या शो कर रहा है, ये 1.7 शो कर रहा है, जो कि आपके पास पोलर आइस केप्स में और ग्लेशियर्स की फॉर्म में जमा हुआ है। और 0.77 आपके पास कौन सा वाटर है, जो कि ऑरेंज शो कर रहा है। ऑरेंज ये शो कर रहा है, ये वो वाटर है फ्रेश वाटर, एक्सेसिबल फ्रेश वाटर, यानी जिस तक हमारी पहुंच है। पोलर आइस केप्स एंड फ्रेश ग्लेशियर्स हैं फ्रेश वाटर, लेकिन उसको हम, वो क्योंकि वो पिघल लेगा तो फिर हम उसको यूज कर सकते हैं, तो हम उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। ये 1.7 उन्होंने किस तरह निकाला है, जब आप 2.5 का 2/3% लेंगे, ये मैथमेटिकल है, इसमें आपको इसकी तरफ आपका फोकस नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ कि जब आप इसका 2/3 लेंगे, तो वो 2.5 का 2/3 लेने से उन्होंने 1.7 की वैल्यू निकाली है। जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो वो आपके पास 2.5% ही टोटल बनेगा, जो कि फ्रेश वाटर है। नेक्स्ट आपके पास भी यही, आपके पास उसकी इम्पोर्टेंस को ही ये स्लाइड डिस्कस कर रही है कि आपके पास कितना इम्पोर्टेंट है वाटर। वाटर जो कि आपके पास स्ट्रीम्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, एस्चुरीज, ये सारी क्या है, ये सारी वाटर बॉडीज हैं जिनमें पानी प्रेजेंट है। वाटर बॉडीज की डिफरेंट शक्लें हैं जिसमें प्रेजेंट हो सकता है, ग्राउंड वाटर में मौजूद हो सकता है, ओशन, एटमॉस्फेयर में जितना भी वाटर है, ये सब, एंड दे ऑल प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर के, ये सब जो सोर्सेज हैं, ये सब सोर्सेज ऑफ वाटर हैं। इन सब सोर्सेज से आप पानी लेकर उसको यूज कर सकते हैं, और ये आप अपने पीने के लिए भी यूज कर सकते हैं, वाटर फॉर इंडस्ट्रीज भी यूज कर सकते हैं, एंड वाटर टू इरीगेट क्रॉप्स, यानी फसलों को पानी देने के लिए भी यूज कर सकते हैं। We have built dams, canals, reservoirs, sewer systems, treatment plants, irrigation systems and desalination plants. ये सारे अब आपके पास वाटर को स्टोर करने के, उसको साफ करने के, अगर पानी गंदा है उसको साफ करने के डिफरेंट तरीके, डिफरेंट प्लांट्स हैं। डैम्स में हम वाटर स्टोर करते हैं, केनाल्स में, रिजर्वायर्स में भी पानी मौजूद होता है, सीवर सिस्टम्स में, सीवर सिस्टम्स क्या है, यानी जो हमारे घरों से अब हमने यूज कर लिया है जो पानी, गंदा पानी जो है, वो एक सीवर सिस्टम के थ्रू स्टोर होता है, उनमें जमा होता है। तो हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है जिससे हमारा जो पानी हमने यूज कर लिया हुआ है हमारे घरों से, इंडस्ट्रीज से, वो सारा सीवर सिस्टम में जाकर कलेक्ट हो जाता है। इसी तरह ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, ट्रीटमेंट प्लांट्स में क्या, अगर कोई पानी
केनाल में या किसी स्ट्रीम में या किसी रिवर में मौजूद है जो कि साफ पानी नहीं है बल्कि गंदा पानी है, तो उसको साफ करने के लिए हम ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाते हैं। इरिगेशन सिस्टम्स हम बनाते हैं। इरिगेशन सिस्टम क्या है कि जो फसलों को हम पानी देने के लिए जिस तरह हमने पानी का जो मेथड हमने बनाया है कि फसलों को हमने किस तरह पानी देना है, वो इरिगेशन सिस्टम है। और डिसैलिनेशन प्लांट्स क्या हैं? डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं कि जो आपके पास अगर कोई नमकीन पानी है, नमकियात ज़्यादा है, तो उनको आप नमकियात को ख़त्म करके भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने डिसैलिनेशन प्लांट्स लगा सकते हैं, लेकिन इसकी कॉस्ट, इसकी जो आपके पास इस पे जो पैसा लगेगा वो बहुत ज़्यादा होगा। As a result, waterborne diseases have been brought under control in the developed countries. यानी जो अच्छी डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे अमेरिका एंड चाइना, उनके पास जब इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं वाटर को साफ रखने के भी, और जो गंदा पानी है उसको भी वो साफ कर सकते हैं, उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो इस तरह जो वाटर बोर्न डिजीज़ हैं, यानी जो पानी से डायरिया, स्टमक प्रॉब्लम या इस तरह की कोई भी बीमारी हो सकती है जो कि पानी से हो, वो उन कंट्रीज में कम होगी, क्योंकि उनके पास अच्छे मेथड्स हैं जिनके थ्रू वो वाटर को, पानी को साफ कर रहे हैं, वो साफ पानी सब तक पहुंचा रहे हैं। These great benefits are especially available to people in the developed countries। कि इस तरह के जो आपके पास benefits हैं कि जिनके पास ये सहूलियात हैं, ये जो सहूलियात हैं ये सारी आपके पास अच्छे ममालिक में जो कि माशी तौर पर जो अमीर हैं उनके पास हो सकती हैं, जिन्हें हम डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं, जैसे जर्मनी है, यूरोप, अमेरिका, इटली, चाइना, ये सारी जो हैं ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो इनके पास ये सारी सहूलियात हैं। अब नेक्स्ट उन्होंने डेवलपिंग वर्ल्ड की बात की है, यानी जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, हमारे जैसी की जो कंट्रीज हैं उसमें उन्होंने कहा है कि आपके पास जो बेसिक फैसिलिटीज हैं साफ पानी की वो लैक करती हैं। यानी 0.8 बिलियन पीपल हमारी कंट्रीज में, हमारी जैसी कंट्रीज में ऐसे हैं जिनको साफ पीने का पानी नहीं मिलता, and 2.1 billion do not have access to adequate sanitation services। सैनिटेशन सर्विसेज यानी हमारे घरों में, हमारे बाथरूम में, हमारी किचन में, हर जगह हमारे पास पानी का कनेक्शन होता है, लेकिन बहुत से ऐसे इलाके, बहुत सी ऐसी जगह होंगी, यहाँ पे बहुत ऐसे लोग जो रह रहे हैं उनके पास इस तरह की सर्विसेज नहीं होगी, या वो कंट्रीज जिनके हालात हमसे भी बुरे हैं वहाँ पर बेसिक सैनिटेशन की सर्विसेज भी मुयस्सर नहीं होती। And more than 1.4 million deaths each year are traced to waterborne diseases। क्योंकि आपके पास साफ पानी उन तक मौजूद नहीं होता, तो आपके पास 1.4 मिलियन डेथ्स इस तरह की कंट्रीज में वाटर की वजह से हो सकती हैं, और ज़्यादातर ये बीमारियां बच्चों में होती हैं जिनकी उम्र 5 साल से कम होती है। Water is costly of inaccessible to the poorest in society। यानी जो सोसाइटी में आपके पास गरीब लोग हैं उनको पानी पहुंचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कॉस्टली है, कि उन तक नहीं पहुंच रहा हूँ, वो बहुत कीमती है। जिनके जिनके पास पानी अवेलेबल नहीं है वो उसकी बहुत कदर करेंगे, लेकिन हमारे घरों में हम उसको बहुत इजी लेते हैं, क्योंकि हमारे घरों में हर घर में, हर किचन में, हर बाथरूम में अलग अलग तौर पे पानी अवेलेबल होता है, तो हम उसको बड़े आसानी से यूज करते हैं। और इसी तरह while the wealthy have it piped into their homes। यानी जो अमीर लोग हैं जो इस पानी को अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास कनेक्शन है, जिसके पास फैसिलिटी है, उन्होंने अपने घर में हर जगह पर उनको पानी अवेलेबल है। ये जो पिक्चर है ये भी इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रही है कि आपके पास जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो डिफरेंस है। यानी एक अच्छी कंट्री जो है, जिसमें जो बहुत अच्छी है, डेवलप्ड कंट्री है, उसमें पानी जो है खेल कूद के लिए भी दस्तयाब है, यानी गार्डन में देने के लिए भी आपके पास दस्तयाब है। और जो एक डेवलपिंग कंट्री है उसमें उनको पानी लेने के लिए उनको दूर जाकर, उन्हें अपनी बर्तन भर के पानी के लिए उन्हें किसी स्पेसिफिक जगह से जाकर पानी भर के लाना पड़ता है। तो ये जो आपके पास पिक्चर ए है वो बता रहे हैं कि एक वाटर जो है लग्जरी है, एक कीमती जो रिसोर्स है वो बड़ी आसानी से लोगों को अवेलेबल है। लेकिन पिक्चर बी ये बता रही है कि लोगों को बहुत दूर अपने घरों से जाकर उन्हें पानी कलेक्ट करना पड़ता है, उन्हें लेना पड़ता है।
नेक्स्ट वाटर रिसोर्सेज में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ये जो साइकिल है मैं आपको जब हमने हाइड्रोस्फीयर पढ़ा था उसमें आपको डिफरेंट जो स्फीयर्स पढ़ी थी उसमें एक स्फीयर थी हाइड्रोस्फीयर, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी थी क्लास में। मैं आपको एक एक चीज़ इसकी मैंने एक्सप्लेन कर दी थी, फिर भी मैं छोटा सा आपको ब्रीफ इसकी फिर से एक दफ़ा रिकॉल करवा देती हूँ। ये साइकिल बेसिकली प्रेसिपिटेशन से आप कह सकते हैं कि जब बादल बनते हैं, बादल बनने के बाद आपके पास बारिश हो रही है यानी प्रेसिपिटेशन हो रही है, तो जब ये प्रेसिपिटेशन आपके पास ज़मीन पर पड़ेगी तो कुछ पानी ऐसा होता है जो आपके पास इनफिल्ट्रेट हो जाता है यानी ज़मीन उसे जज्ब कर लेती है। जब ज़मीन उसे जज्ब करेगी तो वो नीचे ज़मीन के अंदर जाकर ज़मीन की सरफेस में जाके वो परकुलेट कर जाता है यानी ज़मीन की में जज्ब होकर वो नीचे की तरफ बहना शुरू कर देता है। और जब ये पानी आपके पास बारिश का पानी ज़मीन तो जज्ब करती ही है लेकिन उसको उस ज़मीन से जब ज़मीन में जज्ब हुआ तो पौधों ने पानी कहाँ से लेना है, पौधे उसी ज़मीन से पानी लेते हैं तो पौधे भी उस पानी को अब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसी तरह जो पानी ज़मीन में जमा होकर नीचे जा रहा है ये वही पानी होता है जो कि वाटर टेबल भी कहलाता है, जिसे हम ग्राउंड वाटर भी कहते हैं और जिसको हम डिफरेंट पंप से डिफरेंट वेल से अपने घरों में हम मोटर लगाकर उसको एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। इसी तरह ये जो पानी हमारे पास है ये हमारे पास बहकर सारा पानी ज़मीन में जज्ब नहीं होगा बल्कि थोड़ा पानी इस तरह का भी होगा जो ज़मीन के डिफरेंट हिस्सों से बह बहकर वो बहकर आपके पास फ्लो करके जिसको हम सरफेस रन ऑफ भी कहते हैं यानी ज़मीन की सरफेस के ऊपर बहकर वो किसी कैनाल में, किसी स्ट्रीम में, किसी रिवर में, किसी दरिया में, किसी नहर में बहकर वो उधर चला जाएगा जिसे हम सरफेस रन ऑफ या सरफेस वाटर भी कहेंगे। और जब आपके पास टेम्परेचर ज़्यादा होगा या सूरज आपके पास निकला हुआ होगा तो इन रिवर से इन आपके पास सोर्सेज से वाटर बॉडी से पानी जो है सूरज की रोशनी उस पर पड़ेगी तो वो बुखारात की सूरत में वेपर्स की सूरत में वो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। इसी तरह आपके पास वाटर जो आपके पास प्लांट्स हैं उनमें एक अमल होता है ट्रांसपायरेशन का। इसमें आपके पास ट्रांसपायरेशन के थ्रू भी आपके पास जो प्लांट्स हैं उसके पत्तों से पानी, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो पानी बुखारात की सूरत में वेपर्स की सूरत में वो दोबारा एटमॉस्फेयर में चला जाता है। जब ये एटमॉस्फेयर में दोबारा पानी जाता है तो वो फिर पानी दोबारा से आपके पास क्लाउड्स बनाता है, क्लाउड्स बनाता है तो फिर वो साइकिल चलता है दोबारा से, आपके पास फिर से बारिश होती है और इसी तरह डिफरेंट उसको पर्पसेस के लिए वो उसी तरह साइकिल चलता रहता है। ये मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया क्योंकि मैं पहले बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या है ह्यूमंस पर। ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है यानी हम किस तरह असरअंदाज होते हैं और इस साइकिल को डिस्टर्ब करते हैं। ये जो साइकिल है इसको हम डिस्टर्ब कर सकते हैं डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली भी, अपनी एक्टिविटीज से हम इसको डिस्टर्ब कर सकते हैं और इस इम्पैक्ट को यानी हमारा जो उस पर असरअंदाज होना है उसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है चेंजेस टू अर्थ सरफेस यानी हम अपनी एक्टिविटीज से अर्थ की सरफेस को चेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट हम अर्थ के क्लाइमेट को भी चेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट हम अपनी एक्टिविटीज से एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट चेंजेस टू अर्थ सरफेस में हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है वो है लॉस ऑफ वेजिटेशन, यानी हम क्या कर रहे हैं एक नेचुरल इकोसिस्टम में जब आपके पास वेजिटेशन प्रेजेंट है यानी प्लांट्स प्रेजेंट हैं, पौधे प्रेजेंट हैं, क्रॉप्स प्रेजेंट हैं, तो जब बारिश होगी तो हमने जैसे देखा कि प्रेसिपिटेशन के बाद वो पौधे वो क्या करते हैं, वो पौधे उन पानी को जज्ब करते हैं ज़मीन के थ्रू, क्योंकि ज़मीन पानी को अब्जॉर्ब करती है और ज़मीन से वो पौधे उस पानी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। From there, water provides the lifeblood of natural and human created ecosystem, यानी वहां से पानी जो है इकोसिस्टम्स में दाखिल हो जाएगा। As forest are cleared और land is overgrazed, यानी अगर आप फॉरेस्ट को ख़त्म कर देंगे, उन पौधों को ख़त्म कर देंगे या जानवर उन पौधों को खा जाएंगे तो उसके बाद उन पानी को यानी ये जो बारिश हो रही है उस पानी को जज्ब करने के लिए कोई अवेलेबल ही नहीं होगा, क्योंकि प्लांट्स अपनी जड़ों के थ्रू अपनी रूट्स के थ्रू उस पानी को अब्जॉर्ब करते हैं, जज्ब करते हैं।
और वो क्या होगा कि आपके पास जब पानी जस्ट नहीं होगा तो सारा पानी आपके पास रन ऑफ की सूरत में बहकर आपके पास स्ट्रीम या लेक में चला जाएगा, और वाटर जो है वो पौधों के लिए अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि ऊपर वाली सॉइल जो है उधर से हमने प्लांट्स को ख़त्म कर दिया है। इंक्रीज्ड रन ऑफ मीन्स लेस इनफिल्ट्रेशन, यानी जो ज़मीन में पानी जज्ब होने का प्रोसेस है वो कम हो जाएगा और सारा पानी बहकर आपके पास किसी दरिया में या किसी नहर में चला जाएगा। और जब किसी नहर या दरिया में जाएगा, क्योंकि वो ओपन होती हैं, तो उसमें ट्रांसपायरेशन का भी अमल हो सकता है और एवेपोरेशन का अमल भी हो सकता है, जिसको मिलाकर हम एवेपोट्रांसपायरेशन कहते हैं। यानी ज़्यादा से ज़्यादा पानी बुखारात बनकर दोबारा आपके पास एटमॉस्फेयर में मौजूद होगा। Lowered evapotranspiration means less moisture for local rainfall, यानी आपके पास जो लोकल रेनफॉल होगी वो कम होती जाएगी, क्योंकि आपके पास evapotranspiration जो है वो कम होगी। आपके पास पौधों से जो पानी है वो कम जाएगा, क्योंकि उसको जज्ब भी नहीं कर रहे पौधे, तो वो किस तरह अब आपके पास दोबारा बुखारात की सूरत में पौधों से के पत्तों से दोबारा जा सकता है। The amount of groundwater may be insufficient to keep springs flowing during the dry periods. जब आपके पास ज़मीन जज्ब नहीं करी, ज़मीन में पानी कम हो जाएगा तो ग्राउंड वाटर कम होगा और दोबारा आप उसको यूज़ भी नहीं कर सकते, और वो ग्राउंड वाटर जो ज़मीन के अंदर नीचे सरफेस है वो ड्राई हो जाएगी। और जब ड्राई ज़मीन होगी तो आप उसके ऊपर आप फॉरेस्टेशन नहीं कर सकते, आप उस पर कुछ भी, क्योंकि एक बंजर ज़मीन के ऊपर आप दोबारा कोई भी फसल उगा नहीं सकते। और ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है जो कि पौधों के लिए भी होगी, यानी वो इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करेगी, और ह्यूमंस के लिए भी डिस्टर्बेंस का बायस बनेगी। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है टेमिंग रिवर्स एंड वेटलैंड्स, यानी हम जो रिवर्स हैं उनको चेंज कर रहे हैं, उनका वेटलैंड्स भी वाटर बॉडी है। वेटलैंड्स ऐसी वाटर बॉडी है जिसमें आसपास जो है आपके पास ग्रीन लैंड प्रेजेंट होता है, यानी पानी की भी एक होगा और उसके आसपास ग्रीन लैंड प्रेजेंट होता है, तो उसको हम वेटलैंड कहते हैं। नेक्स्ट जब आप उसको क्या करेंगे, जब आप उन रिवर्स को, इन कैनाल्स को आप ख़त्म कर रहे हैं, उसको डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसको ख़त्म कर देंगे, जिस तरह आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, तो आपके पास जलजले जो हैं, सैलाब जो हैं वो ज़्यादा आएंगे। सैलाब आएंगे, खुशहाली होगी, क्योंकि फसलें नहीं बन रही होंगी आपके पास, और वो आपके पास हर जगह आपके वाटर वेज को आपकी पोल्यूट कर रही हैं, क्योंकि और पौधों को पानी भी नहीं मिलेगा आपके पास। और बहुत से पौधे जो हैं, जब उसमें पानी होगा तो आप उसको वाटर को जो है मूव भी नहीं कर सकेंगे। जब आपके पास पानी जो है खड़ा होगा प्लांट्स में, तो कुछ फसलें ऐसी होती हैं कि उनको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता, तो आप इस तरह के तरीके आपने लगाए हुए होते हैं कि जल्दी से पानी उधर से मूव कर जाए। जब वो मूव नहीं करेगा तो वो उसको डिस्टर्ब कर देगा, और रेन वाटर, ताकि उसको जल्दी से हम उसे मूव कर सके। इसी तरह वो उसकी जो एक नेचुरल फ्लो है उसको डिस्टर्ब करेगा। नेक्स्ट आपके पास है बिल्डिंग इम्परवियस सरफेस, यानी जब आपके पास रोड्स एंड बिल्डिंग्स, पार्क्स और इस तरह की चीज़ें, आपके पास स्ट्रक्चर ज़्यादा हैं, जब आपने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, आपने बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा बना ली हैं, तो जब आपके पास बारिश पड़ेगी तो वो इनकी सरफेस पे पड़ेगी, यानी हमारे घरों की, हमारी इंडस्ट्री की छतों पे पड़ेगी, यानी वो ज़मीन में जस्ट नहीं होगी, और वो एट द एंड उसको डिस्टर्ब करेगी, हमारे साइकिल को डिस्टर्ब करेगी, क्योंकि ज़मीन में जितना पानी उसको अब्जॉर्ब करना चाहिए वो उतना नहीं कर सकेगी, क्योंकि पानी जो है वो तो हमारे बिल्डिंग्स की छतों पर ही रह जाएगा। ज़मीन उसको, क्योंकि ज़मीन का एरिया कम हो गया है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तरक्की हो गई है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स बन गई हैं, तो उसको डिस्टर्ब करेंगी। इन सम प्लेसेस, यानी कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जिसमें इम्परवियस सरफेस कवर 90% ऑफ द लैंड। इम्परवियस सरफेस वो घरों की जो छतें हैं उनको, वो रूफ, रोड्स और इनको सड़कों को, छतों को हम इम्परवियस सरफेस कह सकते हैं। यानी कुछ कंट्रीज, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे आपको लैंड बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी, कोई ग्रीन लैंड या कोई खुला एरिया नजर नहीं आएगा, वहां पर बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन हुई हुई होगी, तो वो इसको डिस्टर्ब करेगी। इसी तरह आप डैम बनाते हैं ताकि आपके पास जो सैलाब आए, आप उस पानी को कंट्रोल कर सकें, आप अपने पानी को जमा कर सकें, और जमा करें ताकि जब अगर आपके पास पानी की शॉर्टेज हो जाए आप तब उसको यूज़ करें। तो हम इधर उन्होंने यही बात लिखी है कि पीपल ट्राई टू लोअर फ्लड रिस्क इज बाय बिल्डिंग डैम, के सैलाब कम आए उसके लिए हम डैम्स बनाते हैं।
डैम स्टोर वाटर एंड स्लो द मूवमेंट ऑफ वाटर टू द ओशन, यानी उसको बहने से रोकते हैं और उसको एक खास जगह में बंद रखते हैं, उसके आसपास बंद बांध कर उसके आसपास एक स्ट्रक्चर बना देते हैं जिससे पानी कंट्रोल में रहता है और वो बहता नहीं है। लेकिन इसके आसपास कोई भी वेटलैंड नहीं होती, यानी कोई भी ग्रीन पार्ट नहीं होता, तो आपके पास जब कोई है ही नहीं, कोई एक ग्रीन आपके पास लैंड ही नहीं है, कोई पौधा नहीं है, कोई क्रॉप नहीं है जो कि ज़मीन से जज़्ब कर सके पानी, तो फिर ये आपके उसी रिचार्ज को, आपके ग्राउंड वाटर पानी को जो है उसको इंक्रीज नहीं करेगी, क्योंकि सारा पानी उधर ही प्रेजेंट होगा रेजरवायर में, यानी स्टोरेज के लिए प्रेजेंट होगा, और वहां से वो एवापोरेट कर जाएगा जल्दी से जल्दी, क्योंकि खुला सरफेस होगी, उसमें जब सूरज की रोशनी पड़ेगी तो वहां से पानी बुखारात की सूरत में एवापोरेट होकर वो दोबारा एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। इसी तरह उन्होंने लिखा कि जो एवापोरेशन हो जाएगी आपकी डैम्स के पानी में भी, एवापोरेशन वहां से पानी फिर कम हो जाएगा, जाहिर सी बात है वो आपके पास गैस की सूरत में वो एटमॉस्फेयर में चला गया है, तो पानी आपके पास कम मौजूद हो जाएगा, तो ये आपके पास वाटर लॉस हो जाएगा। हालांकि आपने डैम में पानी तो इसलिए रखा था ताकि आप उसको बाद में यूज कर सकें अपने पर्पजेस के लिए, जबकि पानी कम होगा, तो वो अब आपको वाटर लॉस का सबब बनेगा, क्योंकि सूरज जब गर्मियों में बहुत ज़्यादा सूरज पड़ेगा तो वो सारा का सारा पानी जो है बहुत ज़्यादा मिकदार में वो गैस की सूरत में वो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। नेक्स्ट है चेंजेस टू अर्थ क्लाइमेट, यानी हमने अपनी जो क्लाइमेट है अर्थ की उसको इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया है अपनी एक्टिविटीज़ से, हमने पोल्यूशन करके कि इतनी ज़्यादा हमारी ग्रीन हाउस गैसेज हो चुकी हैं कि वो हमारे वाटर साइकिल को डिस्टर्ब कर रही हैं। और वाटर क्लाइमेट क्योंकि ज़्यादा गर्म हो रहा है, ज़्यादा गर्म होगा तो हमारी जितने भी रिवर्स हैं उनमें से एवापोरेशन हो रही है ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से, और ज़्यादा टेम्परेचर जब बन के वो बुखारात की सूरत में एटमॉस्फेयर वेपर की सूरत में एटमॉस्फेयर में जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा बारिश का सबब भी बन सकता है और उससे सैलाब भी आ सकते हैं। तो इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है उसको डिस्टर्ब करने का सबब बन रही है। और ऐसा भी हो सकता है कि इसकी वजह से ज़्यादा बारिशें हों, जैसे कि पिछली सेंचुरी में जो यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा में 5 to 10% इंक्रीज इन प्रेसिपिटेशन देखा गया है कि वो इंक्रीज इन रेनफॉल का सबब बना है, क्योंकि उनका टेम्परेचर जो है वो बढ़ा है। नेक्स्ट एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, यानी जो हम अपनी डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, जैसे कि टॉक्सिक कंपाउंड्स हैं, डेंजरस कंपाउंड्स हैं, जैसे कि हमने अपनी केमिकल हैजर्ड्स में पढ़ा था कि हमारी हर जगह हमारी हर चीज़ में केमिकल प्रेजेंट है, तो वो जो केमिकल हैं वो हमारी सल्फेट की फॉर्म में, कार्बन की फॉर्म में, डस्ट की फॉर्म में हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होंगे तो वो एक ब्राउनिश हेज यानी एक पूरी एक डस्ट स्मोक की फॉर्म बना देते हैं, और वो हमारे घरों में भी प्रेजेंट हो सकती है, हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज में भी वो वजह बन सकती है पोल्यूशन का। और जब वो पोल्यूशन होगी तो वो इस तरह के जो पार्टिकल होंगे वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहेंगे, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहेंगे तो वो उसको धुंधला बनाएंगे और उसको जो आपके पास प्रेसिपिटेशन है, रेनफॉल है, उसकी स्पीड को, उसकी होने को कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं। क्योंकि ये जो एरोसोल्स हैं, एरोसोल्स यानी वही पार्टिकल्स हैं जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होंगे, ये क्या करेंगे, ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं बादलों में, तो ये जब एरोसोल्स हैं ये सप्रेस करते हैं आपकी रेनफॉल को, यानी ये उसमें प्रेजेंट रहेंगे, ये उसको बारिश क्लाउड्स को बारिश बरसाने का मौका नहीं देंगे और खुद अपनी मिकदार एटमॉस्फेयर में ज़्यादा करते जाएंगे, यानी हमारे आसपास एरोसोल्स की, ऐसे कंपाउंड्स की, पोल्यूटेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती जाएगी। जब वो इस तरह करेंगे तो वो एटमॉस्फेयर से साफ नहीं हो सकेंगे, बारिश होगी तो ये पार्टिकल्स बारिश के साथ बहकर ज़मीन में बह जाते हैं और वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन अगर वो एटमॉस्फेयर में ही प्रेजेंट है, हमारे आसपास एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, तो वो हमें नुकसान पहुंचाएंगे। और जब कम बारिशों का ये सबब बनेंगे तो हमारे पास ड्राई कंडीशंस हो जाएंगी और उसके नतीजे में हमारे पास स्मोक और डस्ट होगी, जैसे कि लाहौर में आपको पता होगा कि उनमें इस तरह स्मोक भी हुई है, क्योंकि हमारी अपनी एक्टिविटीज़ से, हमारी जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं, यानी हमारी जो मैन मेड एक्टिविटीज़ हैं उनको हम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। जैसे हमारी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ की वजह से पोल्यूशन हो रही है, हम इतनी ज़्यादा हमारे पास
कार हैं, बसेस हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन हो रही है, तो ये सब एक्टिविटीज़ जो है ये आपके पास हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को डिस्टर्ब करेंगे। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है वाटर कंजर्वेशन का, यानी वाटर एक इतना अहम रिसोर्स है कि हमें इसे कंजर्व करना चाहिए, यानी हमें इसे महफूज रखना चाहिए ताकि ये सब इसको यूज़ कर सकें। वाटर कंजर्वेशन इज़ द केयरफुल यूज़ एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, यानी एक ये बहुत अहम रिसोर्स है। इट इन्वॉल्व्स बोथ द क्वांटिटी एंड इट्स क्वालिटी, यानी इसकी हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी भी चाहिए और इसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। क्वालिटी अच्छी होगी तो हम पियेंगे तो हमारे डिफरेंट सिस्टम को ये डिस्टर्ब नहीं करेंगी। तो इसकी अवेलेबिलिटी और इसकी कंजर्वेशन, इसकी हिफाजत बहुत अहम तरीका है, बहुत अहम बात है जो हमें करनी चाहिए। बिकॉज द फील्ड ऑफ वाटर कंजर्वेशन इज चेंजिंग रैपिडली, it is expected that a number of innovation will reduce the total withdrawal of water for various purposes, even though consumption will continue to rise. इसकी कंजम्पशन ज़रूर बढ़ेगी, लोग पानी का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे, लेकिन हमें इस तरह के मेथड्स लाने चाहिए जिससे हम पानी को कम से कम यूज़ कर सकें, ताकि वो हमारे पास फर्दर भी अवेलेबल रहे। हम इस तरह की इनोवेशन जो टेक्निक लाएंगे कि कम से कम पानी, यानी उसको कम कर सकें, विड्रॉल को, यानी पानी जो हम यूज़ करते हैं उसको कम से कम यूज़ करें। एग्रीकल्चर यूज़, एग्रीकल्चर यानी जब हम एग्रीकल्चर में पानी यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा फ्रेश वाटर है जो कि हम एग्रीकल्चर पर्पजेज़ के लिए, क्योंकि हमने क्रॉप्स को, अपनी फसलों को पानी देना होता है, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम अच्छी तरह, हम इस तरह के मेथड यूज़ करें जिसमें पानी कम से कम हमें इरिगेशन के लिए यूज़ करना पड़े, तो ये 20 to 30% कम यूज़ होगा पानी और वो हमारे पास महफूज रहेगा। यानी हम इस तरह की सर्विसेज, हम इस तरह के तरीके अपनाने हैं जिससे हम पानी को हर फील्ड में, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो हाउस होल्ड हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, हमें हर जगह पर पानी को का इस्तेमाल जो है कम से कम और अच्छे तरीके से करना है ताकि वो ज़ाया ना हो। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो हम फसलों को पानी देते हैं, हम उसको उस पर पैसे रखें कि जो इतने लीटर पानी लेगा उसको इतना पानी देना पड़ेगा, जो इतने क्यूबिक पानी लेगा उसे इतना पानी देना, उसे इतने पैसे देने पड़ेंगे, ताकि लोगों को इस चीज़ की कदर हो। जब एक चीज़ बहुत फ्री और बहुत इसेस क्वांटिटी में किसी को भी, किसी के पास भी प्रेजेंट हो, तो लोग उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उसकी कदर नहीं करते और बेदरेग उसका इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए उसके प्राइस लगाएंगे। सब्सिडाइजिंग वाटर इनकरेजेस ओवर यूज़, यानी अगर हम उसकी बहुत थोड़ी मिकदार रखें या लोगों को फ्री प्रोवाइड कर दें तो लोग उसका ओवर यूज़ करेंगे, उसको बहुत गलती से उसको बहुत ज़ाया करेंगे। इंकरेज द डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप्स दैट रिक्वायर लेस वाटर, यानी हमें इस तरह की क्रॉप्स जो है उगानी चाहिए जिनमें कम से कम पानी यूज़ हो, ताकि हम उसको महफूज करें पानी को। यूज़ इम्प्रूव्ड इरिगेशन सिस्टम, यानी जो पानी देने का फसलों को तरीका है वो इस तरह का बनाए कि उससे बेहतर हो, ताकि उसमें पानी जो है ज़ाया ना हो। नेक्स्ट, इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग में हम किस तरह वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, वाटर को किस तरह हम महफूज कर सकते हैं। वाटर कंजर्वेशन बाय इंडस्ट्री कैन बी इम्प्रूव्ड, यानी इंडस्ट्री को भी जो आप पानी दे रहे हैं वो उसको इतनी ज़्यादा मिकदार में ना दें कि वो उसको भूल जाएं कि हमें इसको महफूज भी रखना है। अगर, क्योंकि इंडस्ट्री में हर प्रोसेस में तकरीबन आपके पास पानी यूज़ होता है। जैसे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, जब आपने इलेक्ट्रिसिटी बनानी होती है, उसमें आप स्टीम बनाने के लिए वाटर यूज़ करते हैं, उसको आप 25 से 30% जो है कम कर सकते हैं। किस तरह कम कर सकते हैं? आप कूलिंग टावर्स यूज़ करें जिसमें पानी कम से कम यूज़ हो, यानी हम एक अच्छी ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करें, अपनी टेक्निक यूज़ करें, अपनी इनोवेशंस यूज़ करें जिसके थ्रू हम पानी को कम से कम इस्तेमाल करें, उसको कम करें। इसी तरह हमें मैन्युफैक्चरिंग और जो इंडस्ट्री है उसको ये तरगीब देनी है, उनको ये सिखाना है, उनको ये पाबंद करना है कि आप इस तरह के मेथड यूज़ करें जिसमें कम से कम पानी का इस्तेमाल हो। उनके ऊपर जो है एक चेक एंड बैलेंस रखें कि वो कितना पानी, इतना पानी आप यूज़ कर सकते हैं, आप इतना आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई उनके ऊपर कोई लॉ उनके ऊपर ना हो और वो अपनी मर्जी से पानी यूज़ कर रहे हैं और बाद में उस जगह पर फर्दर दूसरे लोगों के लिए पानी अवेलेबल ही ना हो। Could curb water use by increasing in plant treatment and recycling water, यानी हमें इंडस्ट्रीज को इस बात की तरगीब देनी चाहिए कि वो जो अपना वाटर है उसको रिसाइकल करें और
एक दफ़ा यूज़ कर लिया उसको ट्रीट करके दोबारा यूज़ करें, ताकि उन्हें जो नया पानी ग्राउंड वाटर से वो एक्सट्रैक्ट करें, उसको निकालें, वो ना करें, बल्कि अपने एक दफ़ा इस्तेमाल किए हुए पानी को जो उनका ज़ाया होगा सीवेज में जाएगा, सीवर सिस्टम में जाएगा, उसको ट्रीट करके दोबारा रिसाइकल करें। एंड बाय डेवलपिंग न्यू इक्विपमेंट एंड प्रोसेसेस दैट रिक्वायर लेस वाटर, और इस तरह के मेथड यूज़ करें, इस तरह के तरीके यूज़ करें जिसमें आपके पास कम से कम पानी चाहिए हो, ताकि हम अपने पानी को महफूज कर सकें। ये आपको इसके थ्रू ये एक्सप्लेन कर दिया कि वाटर हमें कंजर्व करना है एग्रीकल्चर में भी, इंडस्ट्री में भी। नेक्स्ट आपके पास इसी टॉपिक से रिलेटेड एक असाइनमेंट है जो आपने 6 अप्रैल तक सबमिट करवानी है, मंडे को, यानी कि आपने एक नोट लिखना है वाटर कंजर्वेशन पर। उस पर कौन कौन से पॉइंट्स आपने कवर करने हैं, आपने बताना है कि वाटर कंजर्वेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके फ़ायदे क्या होंगे अगर हम कर लेंगे, और उसके मेथड्स क्या हैं। अगर कोई मेथड आपको मिल जाता है कि जैसे इरिगेशन या एग्रीकल्चर में या किसी और भी जैसे घरों में हम किस तरह क्या मेथड हम यूज़ कर सकते हैं जिससे हम वाटर को कम से कम यूज़ करें। इसी तरह सबसे ज़्यादा फोकस आपने इस पॉइंट पे करना है कि हम अपने घरों में, क्योंकि मैंने आपको एग्रीकल्चर बताया, मैंने आपको इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग यूज़ बताया कि उसमें आप वाटर को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। आपने मुझे बेसिकली ये फोकस जो है डोमेस्टिक एंड हाउस होल्ड वाटर कंजर्वेशन पे रखना है कि किस तरह आप इसको हाउस होल्ड में, घरों में आप किस तरह वाटर को जो है वो सेव कर सकते हैं, महफूज रख सकते हैं, उसको कम से कम यूज़ कर सकते हैं। और वाटर को आखिर हमें कंजर्व करना ही क्यों है, हम इसको खुले आसानी से क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपने ये भी बताना है। थैंक यू वेरी मच।